हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान वाणी चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम कई दिनों से शेखर एक जीवनी पढ़ रहे हैं। तो प्रथम खंड पढ़ रहे हैं, दूसरा भाग संघर्ष है और पहला भाग उत्थान है। तो इस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं। तो 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं, 4-5 क्लासेस हो चुकी है। तो फिर आज देखते हैं आगे का, क्योंकि हम डिटेल से पढ़ा रहे हैं अंदर से, कि कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट नहीं लाए हैं। वो तो आते ही रहते हैं, लेकिन फिर अभी नया पैटर्न के आधार पर, कि जैसे कहीं से भी इस बार प्रश्न आया है और एआईआर के कथन के ज़्यादा प्रश्न बने थे, तो इस अनुसार अपने को गहराई से पढ़ना ज़्यादा आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, इसलिए हम बुक से ही पढ़ा रहे हैं डिटेल से। तो देखते कहाँ तक हम कल पढ़े थे। तो ये प्रकाशन वर्ष और ये शेखर का जीवनी और ये सब पढ़ चुके हैं। ये और दो दो भाग भी पढ़ चुके हैं, शायद दूसरा भाग है। ये बीज और अंकुर द्वितीय खंड पढ़ा है। प्रथम भाग हो चुका है, शेखर एक जीवनी का प्रथम भाग हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज दूसरा भाग पढ़ रहे थे। तो यहाँ तक आम के बगीचे तक तो पढ़ा था। फिर और देखते हैं कि माली मिला था और आम के बगीचे में। तो फिर शेखर की जीवनी के बारे में पढ़ा है, मतलब वो अपने जीवन के बारे में, बचपन से कैसे बीता था वो बता रहे थे। किनके घर गए थे, तो गेंसी ने देखा था, मानना पड़ेगा, चाकू निकाला, इस प्रकार है। अरहर का खेत था। तो हमारे पहले के क्लास से आप देख सकते हैं कि फिर क्या था। और गेंसी का जात का डोम था, इस प्रकार से दिया हुआ है। और ये एग्जाम में मिलान में आ जाता है कि ज्ञानसी किस में है। तो ये शेखर एक जीवनी में क्या था, डोम था कि क्या था, ये भी आ सकता है, क्योंकि जिनका पढ़ा हुआ रहता है और यदि एक्सपर्ट को क्वेश्चन देना होता है, पढ़ा हुआ होता है, तो इसलिए वो कहीं से भी क्वेश्चन दे देते हैं। तो फिर देखते हैं यहाँ। अब देखिए कि वो बगीचे में गए थे और हाथ पे ये क्रोध का बल था, ऊपर पहुंची आराम आराम से। माली की मुस्कान चिंता में बदल गई और उसे देखकर शेखर का सारा आम खा डालने के निश्चय भी पक्का हो गया। ये इस प्रकार है कि बगीचा में शेखर किस प्रकार गया था। तो एक एक नज़र डालते जाएंगे फटाफट, क्योंकि और भी तो पढ़ना है। तो इसलिए मतलब मेन मेन कहाँ क्या आया है वो देख ले, क्योंकि माली भी आया था और कौन क्या कहा ये कथन आ जाता है। शेखर को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े थे माली, आओ आओ बेशक आओ, ऐसे करके और पुकारा लौटा, ये देखो, पकड़ो देखो मैं, ये ऐसे करके आगे सरक सरक कर माली डर गया, बोला बबुआ उतर जाओ। वो पेड़ पे चढ़ गए थे, तो माली ने बोला कि बबुआ उतर जाओ। माली उतर गया, वहां से चला गया। शेखर धीरे धीरे उतरा और अभी भूमि पर पहुंचा नहीं था, उसने देखा कि माली के साथ पिता चले आ रहे थे। वह दार्शनिक हो गया और अपने गिराए हुए आमों की ओर से लगा, कितने आम की थप्पड़ या कितने थप्पड़ की आम पड़ेंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि वो उसके पिताजी आ रहे थे शेखर जी के, तो वो देख के फिर डर गया और अपने मन में ही सोच रहे थे कि आम भी थप्पड़ पड़ेंगे, कितने आम के भी थप्पड़ पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, संभावना विचार लेने में है। लेकिन थप्पड़ नहीं पड़े। पिता ने सारी कहानी सुनकर हंस दिया और शेखर से बोले, तुमने खाए सो खाए, फेंके क्यों? और माली से कहा कि तुम उसे क्यों कहा कि मेरे लिए डाली बनानी है, इसलिए नहीं मिलेंगे। यह एक अवसर था जब शेखर ने मान की आशा और हंसी पाई और उसे उल्टा ही करता आया। फिर पिता के शेखर के हृदय में अपना स्नेह हुआ। अब ये देखिए, शेखर के पिता ने नया मकान ले लिया था। कहाँ था? पटना शहर, गंगा के किनारे। तो इसे इसे नए नए पॉइंट पर ध्यान देना है, क्योंकि हम यदि पेज को छोड़ते जाएंगे तो नए पॉइंट आएंगे नहीं और प्रश्न तो कहीं से भी बनेगा।
अब शेखर का मुख्य काम है अपने बगीचे से केले के पेड़ काटना और अपने स्तंभों पर लेटकर गंगा में बहाना। ये है कि जब पटना शहर में आया था तो ये इसमें से प्रश्न बनेगा। पटना शहर के में गंगा के किनारे पर अब शेखर का मुख्य काम क्या होगा? बगीचे के केले के थंभ पर उस पे बैठकर फिसलन गोते खा ये सब ये है। देखकर घसीट निकाला। पिता के मानना करने पर वो आदत नहीं छोड़ती। बड़ी नदी के अकेले बिना हाथ का था। तो देख रहे मुख्य पॉइंट आ रहा है कि कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। लग रहा है कि लाइट कम है। शेखर के पिता ने नया मकान लिया। शेखर पटना शहर में गंगा के किनारे पर शेखर का मुख्य काम अपने बगीचे में से केले के पेड़ का काटना और स्तंभों को पर लेट कर गंगा को बहाना था। इस प्रकार है। और वो कई बार स्तंभ से पर फिसल कर गोते खाए और ये घसीट निकाला। ये सब है। तो फिर देखते हैं और क्या है। पाँव हिलाए बहने के लिए विचार सामर्थ्य का कुछ ऐसा आकर्षक अनुभव है। शेखर उसका मुंह नहीं छोड़ा। उसने 3 स्तंभों को बांधकर नए नाव बनाई। गंगा से उसे ले गया पार ले गया। गंगा में उसे ले जाकर उस पर सीधा लेट कर हाथ के से धार में खेर कर हाथ से उसे धार में खेकर फिर हाथ समेट कर निश्चल कभी इधर उधर कभी उधर देखने लगा। दोनों किनारे पर गति से प्रवाह उल्टी दिशा में चलते हुए जान पड़े थे। तो बहुत देर उनकी बादल टुकड़े इधर इस प्रकार हैं। देखिए फिर कर ये सब है। नीला आकाश में घुलकर लुप्त हो गया। तो ये ऐसे देखेंगे क्योंकि ये पूरा उपन्यास है जीवन के बारे में कि बचपन में कैसे बीतता है क्या क्या करते हैं। तो वो पूरी ही लिख डाले हैं। जीवनी है। शेखर एक जीवनी नाम ही है तो जीवन के बारे में है कि बचपन में किस तरह उनका बीता है, कहाँ कहाँ वो खेलते थे, किस प्रकार से खेलते थे। तब देखिए जीवन जी रहा है वह बाधा अतिरिक्त तो कुछ नहीं। आज भी उसे मौका मिला उसे बंधन से निकल भागने का। आज वह 3 कटे हुए वृक्षों का सहारा लेकर उस सुदूर देश में जा रहा था जहाँ गंगा जाती है, जहाँ वह समुद्र में मिल जाती है, जहाँ सूर्यास्त के सोने टापू और जहाँ इन्हीं नीलिमा को में घुल जाने वाली बादलों में है। शेखर उसके पास जाएगा और कहेगा मैं शेखर हूँ, मैं बंधनों में देश से आया हूँ। और उसे अपने पास बिठा लेगी और कहेगी कि तुम आबाद हो इस शिरीष के फूलों के महल में, तुम रहोगे और जो चाहो करोगे। तो इस प्रकार देख रहे हैं प्रश्न बनेगा कहाँ से। शायद राजकन्या उसे नहीं देखेगी। यह बंधनों में के देश में एक मामूली लड़के से क्यों मिलने लगी? वहाँ और भी जो तो लोग होंगे और कन्याएं भी होंगी। इस बाधा हीनता के देश में कोई भी क्यों राजकन्या से बाहर होगी? शेखर ने आंखों के बंद कर ली। फिर उसे ध्यान आया, अरे यह देश तो बड़ी दूर है, पहुंचने तक नहीं, लेकिन चिंता है पहुंचने में तो दिनों लग जाएंगे। गंगा इतनी धीमी बहती है। लेकिन चिंता यहाँ पर बस कर सके कि उस दिशा में परे निकल वह दिशा से वह परे निकल गया था। आशंका मुक्त वातावरण में आबाद विशालता भर गई और स्वयं मन में कविता की एक पंक्ति आई, ओ मदर गंगाजू वस्त एंड स्लो वास्तव मंद गति और विशाल माँ गंगे। तो ओ मदर गंगा जो वास्तव एंड स्लो, तो ये आया मन में। तो ये आ सकता है अंग्रेजी के शब्द कहाँ पर है। गंगा नदी धीरे धीरे चल रही थी, वो जा रहे थे इसलिए ये उन्होंने बोला था। वह धीरे धीरे बहती मेहनत से पंक्ति छोड़कर कविता पूरी करने लगा। जिस क्षण में शेखर को मालूम हुआ कि कविता पूरी हो गई उसी क्षण में उसे अनुभव किया कि पीठ ठंड से अकड़ गई और उसके हाथ सफेद सुन्न पड़ गया, जिससे
जाना कि घर में बहुत दूर बह गया। घबराहट यथार्थ संसार में सूर्यास्त होने के टापू से नहीं है, धीरे धीरे टापू के साथ पर नहीं है, वह धीरे धीरे अनैच्छिक है किनारे। तो जब वह नींद से उठा तो सूर्य ढल गया था। तो इस प्रकार है कि वह किस प्रकार गंगा नदी के सहारे उसमें बैठकर जा रहे थे, बिल्कुल सन्नाटा ये है। और जैसे कि ये जहाँ से शुरू होती है, ओ मदर गंगा आज बसते एंड स्लो, ये देखो 2 बार आया है। तो ये ध्यान रखना है शब्द, इसलिए पेज पेज में हम पढ़ रहे हैं कि कहीं कुछ छूट ना जाए। जो बहुत दूर है, जिस तक पहुंचने में बहुत दिन तक लगते हैं। देखिए, यदि पाठ पढ़ा हुआ रहता है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी रहता है, और नहीं तो डर लगा रहता है, क्या आएगा ऐसा। तो इस प्रकार अभी जैसे टाइम है, फॉर्म नहीं भराया है तो पाठ पर ध्यान दे देंगे। जब समय पास आ जाता है तब तो मुख्य पॉइंट ही पढ़ते हैं। तो पहले एक बार पाठ पढ़ लेंगे, फिर मुख्य पॉइंट पर ध्यान देंगे। तो जो बहुत दूर से पहुंचे उस दिन से, तो ये देखिए, सूर्यास्त के सोने के टापू तक पहुंचा। कैसे पहुंचा जाए? देखा उस राजकन्या को, उसे शिरीष के फूलों के महल में रखेगी और अपने पास बिठाएगी। तो देखिए, इसका आया है राजकन्या का और शिरीष के फूलों का वर्णन आया है, किसमें? दूसरे खंड में आया है। शेखर जनता के लिए कभी नहीं होगा, लेकिन वह भी जनता है। शेखर जानता है कि वह कभी नहीं होगा, लेकिन वह भी जानता है कि इसका होना जरूरी है। उसके जीवन के शून्य भरने के लिए अवश्य में कुछ होना चाहिए। विवश सोचता है, क्यों नहीं कोई ऐसी घटना होती है जिससे कि वह टापू निकल आए। वह कैसे? जब वह सैर करने आता है तब उनकी गाड़ियां उसके पास होकर जाती है, क्यों नहीं राजकन्या झांक कर देखती है। चलो मेरे टापू, जहाँ बांधा नहीं, राजकन्या न सही मैदान में घूम रहा था। तो इस प्रकार है, राजकन्या का दूसरे भाग में है, तो ये ध्यान रखना है। और टापू आया है गंगा नदी के किनारे में चल के, तो ये सब ध्यान रखना है। तो ये देख लीजिए, शेखर के पिता मियादी बुखार से बीमार पड़े थे। ये यहाँ से देखो कहाँ, जैसे ये है तो एक नजर लाइन जहाँ से शुरू होता है पैराग्राफ, तो वहाँ का भी ध्यान में रखना है कि शेखर के पिता किस बुखार से था, मियादी बुखार में है। ईश्वर दत्त कभी कभी टेलीफोन पर डॉक्टर को बुलाया और उसी से शेखर की टेलीफोन में कुछ जानकारी हासिल की थी। तो देख यहाँ पर है, पिताजी किस बीमारी से पीड़ित थे, तो मियादी बुखार से, ये याद रखना है, हासिल की। और टेलीफोन द्वारा शायद मिल जाए, क्योंकि टेलीफोन में नयापन रहस्य है। पिता बीमार थे, लेकिन जब दफ्तर बंद हुआ तब। तो ये है, फिर शेखर का दफ्तर खोला गया, सीधा पिता के कमरे में गया, टेलीफोन रिसीवर उठाकर। ऑटोमेटिक एक्सचेंज नहीं था, एक्सचेंज के स्वर आया। शेखर ने एक दवाइयाँ की दुकान पर नंबर दे दिया। फरमाइए, आपके पास थर्मामीटर है? क्या कीमत है? सबकी अलग अलग कीमत थी। ये देखिए। अच्छा डॉक्टर, दास्ताने कैसे हैं? तो आपकी सूची पत्र भी हैं, ये सब देखिए। किसे पते पर भेजना है? ये प्रश्न की आशा है, आशंका है। शेखर कहीं नहीं फोन किए हैं, और ये सब देखो। तो पिता बीमार पड़े थे, तो ये ध्यान में रखना है। और फिर फोन लगाया है और वहां पर दुकान गया है मेडिकल पर, तो ये सब ध्यान में रखना है। थर्मामीटर पूछा है, फिर अच्छी डॉक्टरी की दस्ताने पूछा है। इस प्रकार है, ये याद रखना है। उस चिल्लाकर फोन में कहा, फायर कम एट ओन्स, आग जल्द आओ। और एक भारी सी आवाज ने पूछा, कहाँ? एकाएक शेखर को अपने करतूत के फल का ध्यान आया। वह डर गया। उसने रिसीवर भी मेज पर रखा और जल्दी दफ्तर का दरवाजा बंद करके चाबी दे आया। एक दिन एक्सचेंज से रिपोर्ट आई और फोन का दुरुपयोग किया जा रहा है। पिता ने उसे सबसे पड़ताल की, लेकिन मौन के सिवा कुछ नहीं था, और वहीं सब समाप्त हो गई। उस दिन से जमादार स्वयं चाबी पिता तक पहुंचाने लगा।
तब वो क्या है कि वो फोन ले लेके ना फोन करते थे, तो इस करके फिर उससे ले लिया गया था चाबी। शेखर पतंग उड़ाने लगा। जब पतंग उड़ाने से उसे आती नहीं थी, लेकिन उसके पथ में विघ्न नहीं थी, और इससे तो उसका आकर्षण बढ़ता जा रहा था। पतंग उड़ाने में एक मजा कहाँ के कोठे से गिर गई। शेखर का पतंग उड़ाने का ढंग था कि वह घर के बगीचे में किसी को बुलाकर कहता, पतंग उड़ा दो, और तब वह खूब ऊंची उड़ जाती। तो चरखड़ी अपने हाथों में ले चरखी चरखड़ी अपने हाथों में लेता और डोर झटका कर नाचती हुई पतंग को देखकर अपने विश्वास दिला देता और वहीं उड़ा जाता। तो उसे आज्ञा दी, पिता के पास बैठे। इस प्रकार है दी। लेकिन पतंग उड़ाने से खूब था। पिता के चपरासी ने आकर विघ्न डाला। शेखर बाबू, ऊपर चलो, साहब बुलाते हैं, ठहरो, हम जरा पतंग उड़ा लें, कहकर शेखर भूल जाता है। चलो शेखर बाबू। मिनट भर बाद चपरासी फिर बोला, ठहर जाओ। चपरासी बार बार कहने लगा, जाओ, जाके कह दो हम पतंग उड़ा कर आएंगे। तो इस प्रकार था। शेखर बाबू का साहब का हुक्म था, हुक्म नहीं तो पकड़ के लाओ। मतलब उनके पापा का, पिताजी का था कि वो नहीं आ रहा है तो पकड़ के लाओ, उसका हुक्म था। चपरासी ने एक दूसरे नौकर को बुलाकर पतंग की डोर तोड़कर उसके हाथ दे दी, और वो उतार शेखर को उठाकर ले गए। शेखर टांगे ही मुक्त थी और उन्हें पटकने लगा, लेकिन वह हवा से लटका कर, तब उसने सारा जोर लगाकर पड़ी हुई उनको झटका। वह छूट गई और जाकर वो चपरासी को नाक पर लगा दी, और चपरासी ने उसे झट से जमीन पर रख दिया, जैसे बर्रे ने काट खाया, और चीखता हुआ ऊपर भागा। आधी सीढ़ियों पर चढ़ा शेखर जंगल से सटकर खड़ा हो गया। तो ये सब है घटना। देखिए कि कैसे वो बचपन में जो मनमानी होता है जो करने का, तो उसमें फिर बड़े कैसे उस पे बंधन वो करते हैं, बंधन लगाते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है वो सब दिया गया है। तो थोड़े थोड़े ध्यान देकर रखना है कि ये सब अगर एग्जाम में आए तो फिर सही ऑप्शन तक आप पहुंच सकेंगे। तो इस प्रकार है। अब देख कहीं भी छोड़ने, जैसे कि हम जैसा ये एनटीए का अब हो गया है, तो कुछ भी छोड़ने का नहीं लगता। कहाँ क्या पता यहाँ से प्रश्न बना ले। शेखर की अनुमति मिली, नाटक देखा है, ये सब है। माता को हाल सुनाओ, सांप ने तो मुझको डस लिया, हाय गजब सितम गजब। तो यहाँ देखिए सांप का भी है मौलिक विधोर, अपने मरते हुए पुत्र के लिए माँ का विलाप, मरता हुआ रोहित अपने साथियों से है। तो यहाँ देखिए 10 फीट 20 फीट है, ये भी देख लेते हैं। एक फूस की टट्टियों से घेर कर बनाए हुए थिएटर हॉल में सबसे अगली कतार में भाइयों के साथ शेखर बैठा। जब पर्दा उठता है तब 20 फीट के लंबे और 10 फीट के चौड़े इंद्रलोक का दृश्य सामने आता है। तब शेखर नाटक देखने गए हैं, वहाँ वहाँ का दृश्य का बात है। तो अश्वमेध से उसके टापू से निकट कहीं होगा। दृश्य आते ही चले जाते हैं, शेखर की विवेक बुद्धि और विवेचन शक्ति के साथ ही ले जाते हैं। तो वह मुग्ध विस्मय परिणित बैठा रहता, देखता है तो उसके सामने रहता है बड़ा भाई, संघर्ष और मौलिक विरोध है। मरते हुए पुत्र के लिए माँ विलाप, मरता हुआ रोहित अपने साथियों, माता को हाल सुनाओ। इस प्रकार है देखो। तो यहाँ सबसे तो प्रश्न कहाँ कहाँ से बनाएगा इंटरव्यू, लेकिन एक बार पढ़ना जरूरी है। गिरना हो गई। अब देखिए ये सब घर की अनुमति थी, अनुमति। अंकुश था निरंतर उसे मांग ढूंढने के लिए प्रेरित था। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर आए। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे के खुली जगह ढेर कर लिया। तब लैंपे लगाकर उन पर मिट्टी का तेल डाला। पीपा नौकरी के पास रहता था, वो वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी, शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नीचे लगा और गला खोलकर गाने लगा, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का हो मुंह हो काला,
देर में माँ आई और थोड़ी देर शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया। तो ये क्या हुआ, नाटक देखा, और अब देखिए यहाँ पर मैंने छोड़ दिया तो फिर से आया मुख्य पॉइंट कि शेखर के जीवन में गांधी का भी बोलबाला आया है, उनका भी वो आया है, गांधी के विचारों का। तो एकदम ये वो सब विदेशी कपड़ों को आग लगाया है। तो यहाँ फिर से एक नजर डालते हैं पीछे आके कि गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। तो कैसे है कि उस अंधियारे युग में जुगनुओं की तरह सब दृश्य चमक उठते थे, सब दृश्यों में सब आकर चले गए अस्थाई सिवाय तितली। फिर वो चक्कर काटने लगी, लेकिन यहाँ आबाद खिड़की थी। असहयोग के एक लहर आई, और असहयोग आंदोलन हुआ था ना गांधी जी का, वहां की बात है कि उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा। जब नहीं बहा तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो दो चार मोटे देसी कपड़े थे, उसके देसी कपड़े उसके पास नहीं थे, और फिर बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया जाता है, बाहर देखता है। कभी दूर से जब बहुत से कंठों को संवेद पुकार कर उस तक पहुंचाती है, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला, तब उसके प्राण पुलकित हो उठते हैं, और वह भी अपनी खिड़की से उद्धार। गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला, इस प्रकार ये नारा था असहयोग आंदोलन का। तो इसके आगे वह जा नहीं सका, और घर में इसे अनुमति नहीं थी। लेकिन अब देखिए ए आर के कथन में ये इससे प्रश्न इस पैराग्राफ से बन सकता है कि शेखर यदि पढ़ा नहीं रहेगा तो पता ही नहीं है कि शेखर की जिंदगी में गांधी जी का भी है। तो ये एक पैराग्राफ में आया है, देखिए माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर आ गए। उसे लेकर अनुमति न होने तक अंकुश था, और निरंतर उसके कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित था। तो यह है कि उन्होंने किया है। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी की प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आई, नई भी। देखने लगा कि वह ध्यान तो उससे घर की भाइयों में से अंग्रेजी में बात करने लगा, को कहा करते। यह भी वह से सब अंग्रेजी बोलना जानता, पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु उसके साथ उसे दिन भर बिताना होता। एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता, चाहे कुछ नहीं, दिन भर अंग्रेजी शिक्षा देता। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा में जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है, और विदेशी भी उसकी माँ है। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा, जिससे मैं घृणित समझता हूँ। उसे विदेशी की माँ कहने को बाध्य हूँ। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया, और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी का शब्द निकालने लगा। तभी अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। वह अपने हिंदी विज्ञान को प्रमाणित करने लगा। तो गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा और व्यक्त करने की कोई साधना से उसे नहीं है प्रकट करने का, और राष्ट्रीय ज्ञान लिखना आरंभ है। जीवन में देखते हुए एकमात्र खेल स्मृति अभी ताजी है, इसलिए उसे देखने की विशेष कठिनाई नहीं है। प्रस्तावना ज्यो ज्यो हथियार ली, केवल वहां कहीं है। पर उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपति गांधी हैं। यह सिद्धि के लिए साधन है अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग, केवल पर और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। यह सत हरिश्चंद्र की इंद्रलोक आरंभ से हटकर है। शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य स्वाधीन व अधीन भारत। एक स्थूल आकार
प्राप्त स्वप्न। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी स्याही की और प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दिया। पहले साप्ताहिक प्रयत्नों की गति उसे याद आई थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। और हर समय जब वहाँ जहाँ पर जाता उसके मन में एक ध्वनि करती, और मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी सहायता से अपने हाथों से उसका निर्माण किया। स्वाधीन भारत से उस चित्र का मैंने तो देखा। उन्होंने नाटक खेला था, शेखर के मन में विदेशी के प्रति ये था, ये सब देख लिए हैं। तो असहयोग आंदोलन के बारे में उन्होंने नाटक भी खेला था। शेखर के पिता एक दिन दौरे पर जा रहे थे। शेखर का साथ था। बीकापुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम में बाहर टहल रहे थे। अब देखिए किसका है, बीकापुर स्टेशन आया था जब पिताजी जा रहे थे दौरे पर, वो उनको सर्विस था उनका, तब वो दौरे पे जा रहे थे। पास में एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहनने था, पर सिर अंग्रेजी पर उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञानी का परिचय देना चाहता है। शेखर को प्रश्न और अपमानजनक लगा। उसे उत्तर नहीं दिया, कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और अंग्रेजी पिता की उपस्थिति में बात करते वो झिझकता था। उस लड़के ने समझा कि उसका सामना करने वाला कोई नहीं है, यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता है। तो उस लड़के ने समझा कि सामना ये है। फिर ये देखिए, माय नेम इज डू यू गो टू स्कूल, मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? शेखर के पिता वहां ना होते हुए भी यह प्रश्न उत्तर चाहे ना देता, हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह उठा और फिर था, लड़का शायद कोई पाठ की दोहरा रहा है, अंग्रेजी उतनी जानता नहीं। पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा और कोई उत्तर नहीं दिया। पिता ने क्रुद्ध स्वर में कहा कि शायद लड़के को जानते हो कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते? शेखर और चिढ़ गया और वह भी चुप हो गया और लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ा। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर ने उसके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया और वो तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? माँ मुंह टूट गया है। तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर देने का गुस्ताखी करने से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा कि हमारे लड़के सब बुद्धू हैं, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर सुन लिया। और इस प्रकार देखिए, बचपन में तो ऐसा होता ही है। उन्होंने पूछा था तो जवाब नहीं दिया, कभी बोला अंग्रेजी में बोलूं या हिंदी में, इसमें इस बात से उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो पिताजी आकर घर में माँ को बोले कि ये लड़के के शब्द में सब बुद्धू ही है, उसके सामने बोल नहीं निकलता है। ऐसे इस प्रकार है कि अपने माता पिता भी कभी ऐसा बचपन में बोलते थे, याद कीजिए। नहीं, कहीं नहीं आबाद, कहीं नहीं छुटकारा। ये बुद्धिमत्ता में बेवकूफों ने एकांत साथ में कविता नाटक काम गिरना में ना प्यार है, वह विशाल अताए उदार है। शेखर के पिता लंबे कद के और गौर वर्ण के गढ़े हुए उद्यमी शरीर के थे। अब देखिए, अपन सोच रहे हैं, मेरा भी मन कर रहा है कि क्यों इतना पढ़ा रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, तो फिर देखिए कैसे आ रहा है। और इस बार 2025-26 के प्रश्न एनटीए में उससे गौदान से आ गया था। सबका वर्ण, वो सारे पात्रों का इस बार आ गया था कि कौन कैसा शरीर गठीला था, किसका कैसा था, रूपा कैसी थी, और वो कैसा था। तो अब देखिए, शेखर के पिताजी का कद कैसा था, ये बीच में आया है दूसरे खंड में, और शुरू में देखते तो मिलता ही नहीं। और दूसरा खंड अपन पूरा पढ़ रहे हैं तो इसमें आया है, गौर वर्ण गठे हुए उद्यमी शरीर थे। अब यदि यदि आ जाएगा शेखर की एक जीवनी में, तो यदि गौर वर्ण गठीले शरीर आ जाएगा तो किसके बारे में लगाइएगा? शेखर के बारे में नहीं लगाना है, शेखर जी के पिताजी के बारे में लगाना है।
और उनकी आंखें तीखी, बंकिम नाक मोटा। अब ये देखिए इम्पोर्टेंट है, ये 2026 के पैटर्न के अनुसार यह इम्पोर्टेंट है, 2026 के पैटर्न है ना, ये याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। उनकी तीखी आंखें, बंकिम नाक, मोटा किंतु दबा हुआ अधरोष्ट। अब जब नौनिहालों का आ सकता है और कैसी आंखें, तो ये शेखर एक जीवनी से भी दे सकते हैं, ये मुख्य पॉइंट हो गया। अभिमानी, गुस्सेल, आया आर्यत्व परिचय देते हैं, लेकिन उसके किसी प्रागैतिहासिक काल में एक लोलुप लुटेरी। अब देखिए ये पैराग्राफ ही इम्पोर्टेंट हो गया है, इम्पोर्टेंट हो गया ये पैराग्राफ। हम सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी निकलें, लेकिन नहीं, अब उपन्यास पूरा ही पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि समझ के बेस पे आधारित क्वेश्चन आ रहा है, और पूरे पढ़ेंगे तभी समझ बनेगी और कहाँ में क्या है, किस पैराग्राफ में। तो हो सके तो आप भी बुक ला के पढ़े, यदि अच्छा ज्ञान नॉलेज प्राप्त करना है, क्योंकि आगे भी तो काम आएगा। अब काल में एक लोलुप लुटेरी बड़बड़ी जाति भारत में घुसी थी और वह प्रभुत्व जमा कर बैठ गई। अब देखिए आर्यावर्त के परिचय देते हुए, जिसे लेकर प्रागैतिहासिक काल में लोलुप लुटेरी ये भारत घुसा था, स्वभाव हो गए। और जब कोई आहत होकर शक्की होता है, तब संसार शक में मुक्त कुछ नहीं रह जाता। इसलिए स्वयं ईमानदार होकर वे सारे संसार को बेईमानी और उठाई गिर समझते थे, मानो निरंतर अपने मन से कहते कहते रह गए, देखो तुम ईमानदार थे और तभी तुमने देखा धोखा खोया, और बेईमानों को संसार है और यह किसी का विश्व नहीं है। इसलिए मन में मैले रखने का ना होकर भी सदा एक बुराई और विश्वास देने का तत्पर रहते हैं। उसने कहा था, कर्ता देखिए मानव स्वभाव विश्वासी है तो सब विश्वासी है, पर अच्छा होगा समझ लें। और तर्क सिद्धि में कोई भी बात नहीं है, एक से हम प्रसन्न रहते हैं। पर पिता के उत्तर देते ही, तुम बच्चे तुम सटीक 8 आने देना। और आप देखिए, पर पिता उत्तर देते, तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या पता, तुम्ही ने तो 10 पैसे की सीटी के 8 पैसे दे आए थे। शेखर कहता है, मान लीजिए मैं दे आया, लेकिन मैं अभी तक प्रसन्न हूँ, अभी तक उस सीटी की याद मुझे खुश करती है। और आपने 8 आने की 8 आने नहीं गवाए, फिर भी आप अभी तक वह बात मन में रखते हैं, इसलिए ना कि आप किसी पर विश्वास नहीं करते। और पिता की उनको यह कहकर टाल जाते थे कि तुम निरे आदर्शवादी हो, कभी सीखोगे। और देखिए ये भी पॉइंट आ गया कि 8 आने का जिक्र है। ये तुम्ही ने 10 पैसे दे आए, फिर पिता उत्तर देते हैं कि मैं, और ये सब ये लाइन तर्क है यहाँ से। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ मैं लगा रही हूँ, ये मुख्य पॉइंट है, बन सकता है। 8 आने नहीं गवाए। और शेखर का तर्क है कि हमने तो दे आया, लेकिन मैं तो सुखी हूँ, और आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो आप दुखी हैं, तो आपका लॉस हो रहा है। वो इसलिए बल को सामर्थ्य का आदर की दृष्टि से देखते हैं, शायद इसीलिए उन्हें साहब कहलाना अच्छा लगता था। यद्यपि साथ ही उनके अभिमान ने उन्हें हैट कभी नहीं पहनने दिया, हैट मतलब टोप नहीं पहनने दिया। उनके अभिमान ने, पिताजी के बारे में बोले, वे सदा पगड़ी ही बांधे रहते थे। और शेखर को कई बार याद आता कि एक बार उसके पिता ने कुछ कुली को इसलिए पीट दिया था कि उसने उन्हें साहब न कहकर बाबू संबोधन किया करता, और वहीं पिता ने जिन्हें एक दूसरे अवसर पर अपनी किसी अफसर से मिलने जाने के लिए इनकार कर दिया था, उसके नियंत्रण में कुछ भाव की बू थी, और उसने मिलने नहीं दिया। यद्यपि चाहो तो तुमने तुमसे ना किसी मैं कैसे मिलूं,
इसलिए सामर्थ्य की उपन्यास का एक रूप यह भी था कि जिन्हें अनुभव करना अच्छा लगता उनके पास शक्ति है, इसकी भावना है। तो देखिए कैसे दूसरा दूसरा द्वितीय पार्ट में कितना वो है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिताजी के बारे में है, उनके पिताजी कैसे थे, तो ये दिया हुआ है। तो ये मुक बन सकता है इम्पोर्टेंट, ये लाइन भी बन सकता है। तो इसका मुख्य हो गया सामर्थ्य की उपासना एक रूप और भी था, और वह अनुभव था। अब देखिए शेखर का पूरा नाम क्या था। तो ये शेखर हरिदत्त पंडित, या अंग्रेजी में CH पंडित शेखर ने इस बात को इस रोशनी में उस दिन देखा जब पंडित लिखा हुआ था। पाया कि पिता ने लाल रोशनी से दोनों शब्दों के बीच भूल का चिन्ह लगाकर लिखा है हरिदत्त। एक बार फिर उसने अपने ही साथ तैयार किया और कविताओं का संग्रह, जिस पर उसने भावावेश में छंद में लिख दिया कि शेखर सन ऑफ नेचर, शेखर प्रकृति की संतान है। नेचर शब्द के स्थान पर लिखा हुआ पाया, और पंडित हरिदत्त उस दिन उसे देखा। इंपॉर्टेंट आया। अब यहाँ हम तो भागे जा रहे थे, लेकिन देखिए मुख्य पॉइंट आ गया, कहीं भी यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। तो शेखर का नाम क्या था? शेखर हरिश्चंद्र पंडित, है ना। कब लिखा गया? लड़के नितांत मेरा अधिकार है। शेखर को अपना पूरा नाम लिखना हो तो लिखना पड़ता था, ऐसा। अंग्रेजी में CH पंडित ये है, और शेखर चंद्रशेखर अपनी किताब और जिस पर उसने सहज भाव से अपना नाम था चंद्रशेखर पंडित लिखा था और पाया। अब कहाँ क्या लिखा था, तो ये भी प्रश्न बना सकता है। लिखा हुआ था, और पिता ने लाल रोशनी के दोनों शब्दों के बीच भूल सा साथ से तैयार किए कविताओं के संग्रह पर, जिस पर भावावेश की क्षण में दिख दिया था और लिख दिया था, और शेखर सन ऑफ नेचर, और शेखर बोलता है हम प्रकृति के संतान हैं, नेचर ऑफ शेखर, और शब्द के स्थान पर लिखा हुआ पंडित हरिदत्त उस दिन से हो गया, और शब्द के स्थान पर लिखा गया है। तो द्वितीय खंड में ये सब आए हैं। पिता ने उसके पवित्र क्षण को नष्ट कर दिया, और अत्याचार सहने के लिए असमर्थ उसने कापी पकड़ डाली। पता नहीं लड़कों के निमित्त से सिद्धि होती है, और अपने अभिमान के कारण या लड़के के विकास में निस्वार्थ लगन के कारण जब कभी किसी लड़की की कोई बात उन्हें पसंद आ जाती, तब वह बहुत ही प्रसन्न हो करते। लड़का का जरूरत था अभिमान, अधिकतर सम्मान करते, जब आगे उसकी प्रशंसा करते तो विपरीत भावनाओं को आदित करता। लेकिन जैसा जल्द ही भड़क उठने वाले लोगों का स्वभाव था, वैमनस्य कभी अधिक देर तक मन में नहीं रहता, और लड़का को कोई खूब अच्छी तरह पीट कर 2 दिन बाद वह कह सकते, कुछ हमारे लड़के औरों से हजार हजार अच्छे थे। एक बात थी कि शेखर के माता पिता बहुत ही बार झगड़ा होता। शेखर की मां की दृढ़ विश्वास थी कि उनकी संतान संसार की सब संतान से कई बीती है। सब भी कोई बात लड़के करते उसकी आलोचना हो सकती, तभी वे यह कहने का तैयार रहती, लोगों के लड़के होते ऐसे हो करते हैं, और वह चाहे वह यह हो कि हंसते खेलते रहते या आराम बैठते, सताते नहीं। सवेरे उठकर आप ही मुंह हाथ धोकर अपने काम में लग जाते। अब माँ का यह कहना है कि मेरा बच्चा निकम्मा है और दूसरे के बच्चे ऐसे हैं, तो इस प्रकार जैसे माएँ बोलती है ना, तो इस आपाधापी नहीं डालते, जो काम जिसका होता उसी को करने लगते। पिता प्रतिवादी क्या करते, और तुम ऐसे ही कहते रहती हो, तब वह भी भड़क उठती, और माँ उस मुझे कहना आता, तब बिगाड़ रखा है आपके, कुछ पता नहीं लड़के आते आखिर मेरे सिर ही ना, आमू के लड़के, इसके बाद पड़ोस के में कुटुम्बनों के लड़के,
विचार तीनों भाई सरस्वती देखते ही संसार में उनके अपना लायक कोई गुण भी नहीं बचा, तब औरों के बच्चे की हथिया लेते। शेखर की माँ मंझले कद की थी और स्थूलकाय, कुल आलसी स्वभाव की थी। अरे फिर ये देखिए मुख्य पॉइंट है, पिता के बारे में तो वहां था और पीछे के पेज में, और माँ है मंझले कद की और स्थूलकाय, कुछ आलसी स्वभाव की है। स्थूलकाय है और आलसी स्वभाव है। ये एनटीए का है। नीचा माथा नाक की बहुत सटी हुई है, और माथा नीचा है और नाक से बहुत सटी हुई है कि नहीं? ये देखिए, और कुछ बाहर उभरी हुई है, आंखें सीधी किंतु नाक और सुंदर गढ़े हुए ये है, कानों की ऊपर ढीली सी डोरी, तो ये ध्यान देना है। तो दोस्तों कहीं भी स्किप करने का नहीं है, कहाँ पे मुख्य पॉइंट आ जाए और एनटीए प्रश्न बनाता है तो इसको हल्के में मत लीजिए। डोढ़ी छोटी और पीछे हटती सी है, तो यह तो ये याद ही रखना है, एक दो बार पढ़ लेना है कि माँ पिताजी कैसे थे, वो पैराग्राफ पर हमने लाइन दे दिया है, तो ये आईएमपी है। और हो सकता है तो एग्जाम में हम निकाल के मुख्य पॉइंट भी लाएंगे। ये सब जो जहाँ से प्रश्न बनते, सारे चेहरे पर एक चंचल बाचाल सुघड़ता था, गंभीर विशाल ना होकर उसे सुंदरता नहीं कहा जा सकता। अधिक माँ अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, और आएगा कि माँ पढ़ी लिखी थी कि नहीं, तो वो नहीं थी। और व्यक्तित्व में चारित्र प्रवाह की कमी दिखती थी और था, और ऐसे तो स्त्रियां सभी कामकाजी और यथार्थवादी होती हैं, पर शेखर की माँ मन मस्तिष्क की अपेक्षा हाथों का आदर विशेष रूप से अधिक था। कोई व्यक्ति 3 सेकंड में बात कर सकता है कि 871 रुपये 13 आने कितनी कितनी दमड़ियां हुई। अब देखिए ये भी है, तो ये पैराग्राफ ही मुख्य है, जहां पर उसके माँ पिताजी के बारे में आया है, तो वो पैराग्राफ पूरे ही 2 बार 3 बार ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स ये है, और ये कितने आने कितने दमड़ियां होती है, तो ये प्रश्न आ सकते हैं। शेखर की माँ मस्तिष्क की अपेक्षा हाथों का आदर रूपरेखा, अब ये नहीं पूछकर, क्रम में नहीं पूछकर वो खंड और ये पूछने लगे। तो ये ऐसे ही था इस बार, हम कितना यूनिट 2 से तो आया ही नहीं था क्वेश्चन, और ये अंदर से आ गया था, और ये आर के कथन बहुत सारे थे। 871 रुपये 13 आने कितना होता है, 1 सेकंड में बता दो। तो दमड़ियां हैं उनके लिए आदर, आदर की बात थी, जितनी वह कोई 4.25 आने 3 प्राणियों की रोटी खिलाकर 2 पैसे होता। ये माँ और पिता के विरोध का एक स्रोत यह था कि माँ चाहती थी कि लड़के फुर्तीले चालाक और टिट फिट हो, और माँ क्या चाहती थी कि लड़के कैसे हो, चालाक और टिट फिट हो। तो ये देखना। माँ को कितना तनख्वाह मिलती थी, मिले हर एक बात जान पड़ते थे, और कितनी मिलती थी, फलाने के घर में क्या पका, फलाने की भौजाई का फुफेरा भाई क्या करता है, पिता कहते थे, ये सब उनकी माँ का था। माँ चाहती थी कि लड़के इधर उधर हर एक बातें जाने, पता दी फिलहाल, तो ये सब है माँ का, तो ये देख लेना। उदार नहीं थी, क्रोधी था। माँ के लिए आकारों का महत्व बहुत था। कभी लड़के को संध्या और पूजा पाठ की शिक्षा दी गई थी, और जब पिता ने धीरे धीरे देखकर अवस्था में उनके लिए उसमें ध्यान लगाना असंभव था, तब अंत में उन्हें बाध्य करना होगा। बहुत क्रुद्ध होकर कहा, यह मन में से नहीं कर सकते, फायदा मत, और इसके बाद मान लो पूजा छोड़ दो दोबारा। उसने तो लगाकर बैठकर पूजा कराए, और पिता आवेश में, अताताई आवेश में, माँ आवेश में कमी के कारण निर्दय पिता का क्रोध बरस जाता, और तब शेखर जानता था कि हम फिर सखा हैं, और
माँ जब कुछ नहीं कहती तब उसे लगता था कि वह मीठी आंच पर पकाया जा रहा है। इन दो भिन्न प्रकृतियों के मेल और संघर्ष से उत्पन्न हुई छह संतान, सरस्वती, ईश्वरदत्त, प्रभुदत्त, शेखर, रविदत्त। और देखिए उनकी कितने संतान थी, छह संतानें थी। इस सरस्वती ये संतान है, सरस्वती, ईश्वरदत्त, प्रभुदत्त, शेखर, रविदत्त और चंद्र। ये ही हैं उसके संघर्ष फल और ये ही उसके विकास की कीड़ा है। जीवन वैचित्र का दूसरा नाम, जिनके जीवन का एक रूपता के बोझ में कुचले जाकर नष्ट हो जाने उनके जीवन में अनिष्ट है। तो सुंदर उपन्यास बन सके तो यह प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवनी लिखने लगे तो संसार में सुंदर पुस्तकों की कमी ना हो। ये देखिए इसमें है, शेखर एक जीवनी में है। मुझे याद था शिवरानी देवी में, ये इम्पोर्टेंट है। ये शेखर एक जीवनी में है और कभी ध्यान में रहता है कि महादेव उनके शिवरानी देवी प्रेमचंद्र जी में है कि देखिए यहाँ है, जीवन वैचित्र का दूसरा नाम है, जिनके जीवन की एक रूपता के बोझ में कुचले जाकर नष्ट हो गए हैं उनके जीवन भी इतनी घटनाएं होंगी कि एक सुंदर उपन्यास बन सके। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवनी लिखने लगे तो संसार में सुंदर पुस्तकों की कमी ना हो। लेकिन तब जब हरेक को लिखना आता हो। यह शेखर एक जीवनी का है कथन और यह कंफ्यूजन था कि वो शिवरानी देवी का है और उन्होंने भी लिखा होगा, फिर से उनका भी देखेंगे। हमने कॉलेजों में पढ़ा है, कॉलेजों में पढ़ा है कि आज तक की कहानियां इसलिए बनती है कि उनके लिए सामग्री आसानी से मिल जाती। और मैं भी अब भी कल्पना में देख सकता हूँ कि हमारे दुबले पतले अंग्रेजी प्रोफेसर मोटे सिंह के फ्रेम में ऐनक के पीछे अपनी मेढक सी आंखें फैलाए बोलने लगे, मुंह की अपेक्षा नाक अधिक प्रयोग करती है और औरों के जलन कम से कम अच्छी गल्प है और इतनी विराट इतनी है कि सनसनी जीवनी कम लोगों के अच्छा लगता। लेकिन मुझे जान पड़ता है मेरी चेष्टा। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट सब निकला है, तो अपन ये छोड़ ही नहीं सकते हैं, चाहे क्लास कितनी भी लंबी हो कितनी ही देर का हो। क्योंकि हम यदि एनटीए को करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं तो सब पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक उपन्यास है और अभी ये आधी पहला भाग ही है और इसमें बोरियत होगी। तो फ्रेंड्स यदि अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और आगे के पार्ट में करेंगे, आगे की क्लास में। धन्यवाद।